एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी। जन्मी तो मैं मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां चारों तरफ किताबें अखबार फैले होते और पिताजी उन सबके बीच या तो कुछ पढ़ रहे होते या फिर डिक्टेशन दे रहे होते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी पढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था। कांग्रेस के साथ साथ वो समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वो केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 स्टूडेंट्स को अपने घर रखकर पढ़ाते भी थे, जो बाद में ऊंची ऊंची पोजीशंस पर पहुंचे। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। इस शब्दकोश से उन्होंने नाम तो बहुत कमाया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाए। पैसे की तंगी की वजह से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे, और अपना गुस्सा वो मेरी माँ और हम सब भाई बहनों पर उतारने लगे थे। चलिए अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं बचपन से ही काली हूँ। बचपन में मैं बहुत ज्यादा दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, इसलिए वो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला, जो बहुत ज्यादा गोरी और खूबसूरत थी, उससे मेरी हर बात में तुलना किया करते थे। उस बेइज्जती से मैं आज तक नहीं उभर पाई। होश संभालने के बाद से ही मेरे और मेरे पिताजी के बीच में किसी न किसी बात पर बहस और टक्कर चलती ही रहती है। शायद मेरे पिताजी की कुछ आदतें मेरे भी अंदर हैं। पिताजी से ठीक उल्टी है मेरी अनपढ़ माँ। सब्र उनमें बहुत ज्यादा है। पिताजी की हर जाति को और अपने बच्चों की हर सही और गलत फरमाइश और जिद को वो अपना फर्ज समझकर पूरा करती हैं। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया ही है। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ ही था, लेकिन उनका सबके लिए इतना त्याग करना मुझे कभी ठीक नहीं लगा, और ये मेरा आदर्श कभी नहीं बन सका। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी के समय शायद मैं 7 साल की रही होंगी, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने बचपन के सारे खेल खेले, जैसे लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो और गुड्डी गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। वैसे तो हमने भाइयों के साथ भी गिल्ली डंडा खेला, पतंगे उड़ाई, लेकिन वो बाहर ही खेलते थे और हम लड़कियों का दायरा घर तक ही था। हाँ, इतना जरूर है कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले तक होती थी। उस दौर में हमारे परिवार में लड़की की शादी मैट्रिक पास करते ही कर दी जाती थी, जब उसकी उम्र 16 साल होती थी। मेरी बहन सुशीला की मैट्रिक पास करते ही उसकी शादी कर दी गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों के जाते ही पहली बार मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी अब पहली बार मुझ पर था। लड़कियां जो इस उम्र में स्कूल के साथ साथ घर और रसोई के सारे काम सीख जाती हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, क्योंकि रसोई को वो भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहां रहना अपनी काबिलियत को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े लगे रहते और जमकर बहसें होती। बहस करना पिताजी का सबसे पसंदीदा काम था। मैं चाय नाश्ता देने जाती तो पिताजी भी मुझे वहीं बैठने को कहते। वो चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं और इन बहसों को सुनूं और जानूं कि देश में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे तो कुछ समझ नहीं आता था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश खौल रहा था। क्रांतिकारियों और शहीदों की कुर्बानियों से मन मेरा बहुत परेशान रहता था। तब मैं 10वीं कक्षा में थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं बहसें यूं ही सुना करती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही मैंने 10वीं की परीक्षा पास करके मैं फर्स्ट ईयर में गई, तो मेरी मुलाकात सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल की हिंदी टीचर शीला अग्रवाल से हुई। उन्होंने मेरा साहित्य यानी लिटरेचर की दुनिया से परिचय करवाया। 2 सालों के दौरान मैंने साहित्य की दुनिया की बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ डाली। शीला अग्रवाल ने मेरे साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि देश की हालात को जानने और समझने में मेरी मदद की, और उन्होंने मुझे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया। शीला अग्रवाल ने मुझे साहस और आत्मविश्वास से भर दिया, जिससे मेरी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। हालात ये थे कि शहर में एक बवंडर मचा था और मेरे घर में एक अलग बवंडर।
पिताजी मुझसे काफ़ी नाराज़ थे। इसकी वजह ये थी कि पिताजी की आज़ादी की सीमा बस यहीं तक थी कि मैं उनके साथ घर में आए हुए लोगों के बीच उठूं बैठूं और उनकी बातों को जानूं समझूं। लेकिन मैं तो शहर में हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। तो ये मेरे पिताजी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन मेरे पिताजी की एक कमज़ोरी थी और वो थे उनके सिद्धांत। वो ये मानते थे कि इंसान को कुछ ऐसा अलग, कुछ ऐसा हटके करना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। इसी सिद्धांत की वजह से मैं एक दो बार पिताजी के गुस्से से बच गई। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का खत आया कि पिताजी मुझसे आकर मिले और बताएं कि मेरी हरकतों के कारण मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों न करी जाए। खत पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और बोले, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं पर किसी ने ये दिन नहीं दिखाए। और गुस्से से भन्नाते हुए वो चले गए। मुझे पता था कि पिताजी वापस लौटकर क्या कहर बरसाएंगे, इसलिए मैं पड़ोस की एक सहेली के यहाँ जाकर बैठ गई और माँ से कह दिया कि जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मुझे बुला लेना। लेकिन थोड़ी ही देर में माँ ने आकर बताया कि वो तो बहुत खुश हैं। घर गई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पिताजी बहुत ही खुश थे और वो खुशी खुशी मुझे बताने लगे, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा। सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार यही कह रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूं, क्योंकि वो लोग किसी तरह डरा धमका कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम एक इशारा कर दो तो सारी लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों की वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उनके लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी आग बबूला थे और कहाँ अब कॉलेज के प्रिंसिपल से बड़े गर्व से ही कहकर आए हैं कि यह तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। ऐसे ही एक और घटना हुई। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सारे स्टूडेंट्स सारे कॉलेजेस, स्कूलों और दुकानों को हड़ताल करने का आह्वान कर रहे थे। शाम को अजमेर के सारे स्टूडेंट्स बड़े बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुए और फिर शुरू हुई ज़बरदस्त भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक दोस्त ने घर आकर पिताजी को मेरे खिलाफ खूब भड़काया। अरे उस मन्नू के तो मौत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिर रही थी। हमारे आपके घरों की लड़कियों को यह शोभा नहीं देता। कोई मान मर्यादा का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? फिर क्या, पिताजी सारा दिन भभकते रहे और बोले, बस अब यही रह गया है क्या? लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर रात को जब मैं घर लौटी तो पिताजी के एक बहुत ही खास दोस्त डॉक्टर अंबालाल वहां बैठे थे, जो अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और नामी आदमी थे। मुझे देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बड़े प्यार से बोले, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो, यू हैव मिस्ड समथिंग। और वो धुआंधार तारीफें करने लगे। वो बोलते ही जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। और जब मैं अंदर गई तो माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात मुझे बताई तो मैंने राहत की सांस ली। मई 1947 को मेरे कॉलेज ने शीला अग्रवाल को कॉलेज की लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का डिसिप्लिन बिगाड़ने के आरोप में नोटिस थमा दिया और हम 3 लड़कियों को 3rd ईयर में एडमिशन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर भी हुड़दंग तो हमने बाहर भी खूब मचाया। आखिरकार कॉलेज वालों को हमें 3rd ईयर में एडमिशन देना ही पड़ा। हमारी जीत हुई। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो ये सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि ये शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।